Welcome to Reliable Analysis. I am Dr. Ashok Kumar. We are at this time going to read third chapter of history, class 10. The name of the book is, the name of the chapter is The Making of a Global World. And the name of the book is India and the Contemporary World. It's class 10 NCERT book. तो वी आर एट दिस टाइम इस चैप्टर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड, वर्ल्ड को ग्लोबल बनाना यानी वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में इंटरकनेक्शन स्टैब्लिश करना। तो ये कब से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब टॉपिक हम लोग को आज इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि रिलायबल एनालिसिस एक एजुकेशनल चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसके एजुकेशनल वीडियोज आसानी से प्राप्त हो सके। जहां तक ग्लोबलाइजेशन का सवाल है, तो ग्लोबलाइजेशन सुनने में एक इकोनॉमिक्स का टर्म दिखाई पड़ता है। इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन है कि द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विथ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। यानी इकोनॉमिक्स ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ इकोनॉमिक चश्मे से, यानी सिर्फ इकोनॉमिक एक्सचेंज, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के नजरिए से देखता है इकोनॉमिक्स। लेकिन वास्तविक में अगर भास्ट मीनिंग हम लोग समझने का प्रयास करें ग्लोबलाइजेशन का, तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार के पहलू आते हैं और यह पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन का प्रयास प्राचीन काल से ही लोगों के द्वारा किया जा रहा था। हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात अगर करें तो ये तो डिफरेंट कंट्रीज में जिसको ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स में कहा जाता है, वो इंडिया में तो पार्टिकुलरली 1991 से शुरू हुआ और पूरे वर्ल्ड में भी 50 वर्ष से अधिक का नहीं है वो पीरियड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का। लेकिन अगर रियल सेंस में ब्रॉड मीनिंग ग्लोबलाइजेशन का हम लोग समझते हैं तो इसके अंतर्गत तो व्यापक चीजें आती है। कल्चर का एक्सचेंज, ट्रेड का एक्सचेंज यानी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, फूड हैबिट्स, क्लोथिंग स्टाइल का एक्सचेंज, यहां तक कि रोग बीमारियों का एक्सचेंज, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का एक लंबा हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री के अंतर्गत ट्रेड, माइग्रेशन ऑफ पीपल, माइग्रेशन, लोग एक जगह से दूसरे जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गए, काहे के लिए? रोजगार की तलाश में। कैपिटल का मूवमेंट भी इसके अंतर्गत आता है। ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत कैपिटल का मूवमेंट, जिनके पास कैपिटल था यानी पूंजी थी, वो इस कैपिटल को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे ताकि अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके, मोर एंड मोर प्रॉफिट हो सके। तो कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए यानी अतिरिक्त पूंजी, सरप्लस कैपिटल जिसके पास था, उसको इन्वेस्ट करने के लिए भी लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गए। और कई प्रकार की चीजें, फूड आइटम्स, आज जितना भी प्रकार का फूड आइटम्स हम लोग देख रहे हैं, अगर आप इसके जड़ में जाने का प्रयास कीजिए तो आपको पता चलेगा कि अधिकांश चीजें बाहर से आई है, दूसरे देशों से आई है। आप लोग मुर्गा खाते हैं, मुर्गा कौन इंडिया में लाया? मुगल लेकर के आया। आप बिरयानी बोलते हैं, बिरयानी क्या है? इस्लामिक फूड है, जो है सेंट्रल एशिया से ये इंडिया में आया है बिरयानी। तो
आप चाउमीन खाते हैं, चाउमीन ये कहां से आया है? चाइना से आया है, इसीलिए इसका नाम भी है चाउमीन। कहीं इसको नूडल्स भी कहा जाता है, चाइना में नूडल्स भी लोग कहते हैं, इंडिया में भी बहुत सारे लोग नूडल्स कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग चाउमीन कहते हैं। कहीं इसको स्पाघेटी कहते हैं यूरोप वगैरह में। अमेरिका की जब खोज हुई तो अमेरिका से आपको चिल्ली यानी मिर्च आपको आया, टमाटर और कई चीजें आई। तो इस तरह से ग्लोबल एक्सचेंज ये प्राचीन काल से ही लोगों के बीच लगातार चल रहा है। आपको मालूम है कि चाय सबसे पहले चाइना में लोगों ने शुरू किया और चाइना से यह फैलते फैलते पूरे संसार में फैल गया। चाय पीने के लिए चीनी मिट्टी का बर्तन आज भी हम लोग प्रयोग करते हैं। उजला रंग का ये बर्तन इस्तेमाल करते हैं ना, चीनी मिट्टी का, इसको पोर्सिलेन का बर्तन भी कहा जाता है। ये पोर्सिलेन का बर्तन यानी चीनी मिट्टी आज भी उसको कहा जाता है, क्योंकि चाइना में इसका शुरुआत हुआ था। चीनी ये भी चाइना में ही शुरुआत हुआ। गन पाउडर, बारूद, कागज, लेकिन एक जगह कहीं शुरुआत होता है वो पूरे दुनिया में फैलता है। यही है ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन का अगर ब्रॉड मीनिंग हम लोग समझने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब होता है ग्लोबल इंटरकनेक्शन। लोगों के बीच कई कारणों से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन। अब हिस्ट्री में एक संकेत मिलता है कि अशोका को सीरिया के राजा ने शराब भेंट किया था प्राचीन काल में। सीरिया के राजा ने अशोका के लिए शराब का बोतल भेजा था। तो ये भी तो ग्लोबलाइजेशन है, यानी शराब का भी इंटरेक्शन। तो इस तरह से ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्टडली मोर इंटरलिंक्ड। एंशिएंट टाइम से ही ट्रेवलर्स एक देश से दूसरे देशों में गए हैं। बहुत सारे ट्रेवलर जो दुनिया में घूमना चाहते थे, स्टडी करना चाहते थे, आप लोग नाम सुने हैं, फाहियान, इत्सिंग, वेनसांग, ये सभी इंटरनेशनल फेम के ट्रेवलर थे ना, चाइना के थे, इंडिया आए थे ट्रेवलिंग करने के लिए। इन्होंने जो अपना ट्रेवलिंग अकाउंट यानी विवरण लिखा है, उसके आधार पर हिस्ट्री का निर्माण करने में काफी सहूलियत हुई है। इसके अतिरिक्त आप लोग नाम सुने होंगे इब्न बतूता। इब्न बतूता ये मोरक्को का था, नॉर्थ अफ्रीका का, और ये ट्रेवलिंग करते करते इंडिया में आया था स्टडी करने के लिए। और यहां पर आश्चर्य की बात यह है कि जिस समय ये ट्रेवलर लोग आए थे उस समय कोई साइकिल भी नहीं था। गाड़ी का बात तो और एरोप्लेन का बात तो दूर गया, उस समय एक साइकिल की सुविधा भी नहीं थी। उस समय रोड नाम की चीज नहीं होती थी। अब सोचिए कि कैसे मोरक्को से हुआ आया, घोड़ा लेकर के आया था इब्न बतूता। हालांकि आजकल तो उसके नाम का सब जो है डाइवर्ट कर दिया है, मिसयूज कर रहा है। एक तो गाना भी बना दिया है उस पर, इब्न बतूता पर, कि इब्न बतूता पहन के जूता चलता है तो करता है चुर। लेकिन सवाल है कि जिस समय इब्न बतूता आया था उस काल में तो जूता भी नहीं था इंडिया में। उस समय तो जूता ही नहीं कोई पहनता था। तो इस तरह से ट्रेवलर के एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाने, व्यापारियों के, ट्रेडर्स के जाने, और जहां व्यापारी जाता है तो पीछे से मिशनरी यानी धर्म प्रचारक जाता है। तो इसके चलते ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबल इंटरकनेक्शन लोगों में होता रहा है। और जब लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट यानी पुजारी, आप ये देख करके आश्चर्यचकित होते होंगे कि हिंदू धर्म की क्रियाओं का संपादन, अभी आज ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है। ये शॉर्ट वीडियो है, सनातन कल्चर का प्रचार दिखा रहा है,
सेंट पीटर्सबर्ग रसा। अब देखिए, अब आप सोचते हैं कि हम हिंदू हैं, यहां हिंदू धर्म की संस्थाएं हैं। अब ये हम वीडियो आज डाले हैं, आप इसको देखिए। सेंट पीटर्सबर्ग का है वीडियो, रूस के लोग उसमें हैं, इंडिया का नहीं है। सब रूस का लोग जो है राधे कृष्ण का भजन कर रहे हैं। तो सनातन का प्रचार प्रसार काफी तेजी से हो रहा है, रूस में भी, अमेरिका में भी हो रहा है, हॉलैंड में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है। तो इस तरह से पुजारी लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री, प्रीस्ट लोग जा रहे हैं, तब नहीं इस प्रकार का हो रहा है? ब्राह्मणों के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फैलने के चलते पूजा पाठ या कर्म कांड, धार्मिक प्रक्रिया इत्यादि का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इस तरह से इंटरकनेक्शन जो ग्लोबल रहा है, वो ट्रेवलर्स के चलते, ट्रेडर्स के चलते, प्रीस्ट के चलते, और पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री। तो तीर्थयात्रियों का भी ट्रेवलिंग होता रहता है। सबसे ज्यादा तो तीर्थ यात्रा के लिए ही ट्रेवलिंग होता है? इंडिया वगैरह में सबसे ज्यादा जो है पिलग्रिमेज के लिए लोग ट्रेवलिंग करते हैं। कहां तुम जाओगे तो, अगर तुमको छुट्टी मिल गई, पैसा हो गया, तो कहां जाओगे? तो माता वैष्णो देवी का दर्शन करने, अमरनाथ धाम का दर्शन करने। तो ये कहां जाओगे? तो अयोध्या जी जाओगे, राम मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो पिलग्रिमेज जो है टूरिज्म का एक रूप है। तो पिलग्रिम्स ट्रेवल द वास्ट डिस्टेंसेज फॉर नॉलेज। तो पिलग्रिम्स जो है यानी तीर्थयात्री, ये नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट यानी आध्यात्मिक जो अभिलाषा है, धार्मिक जो इच्छा है, धार्मिक इच्छा को पूरा करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे हैं प्राचीन काल से। अभी आप लोगों ने देखा था कि प्रयागराज में संगम का मेला लगा था। तो लोग पाप का नाश करने के लिए यानी वैकुंठ प्राप्त करने के लिए लोग जा रहे थे डुबकी लगाने के लिए। वहां ऐसी मान्यता थी कि वहां जो डुबकी लगा लिया उसका पाप धुल जाता था और स्वर्ग में एक उसके लिए जगह रिजर्व हो जाता था। और नतीजा हुआ कि कई देशों के जो है प्राइम मिनिस्टर वगैरह, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ओनर थे, वो लोग भी आकर के डुबकी लगाए। ना सिर्फ इंडिया के हम बात कर रहे हैं, एप्पल कंपनी का जो मालिक वगैरह है, वो सब आकर के, वो सबका सीईओ वगैरह आकर के डुबकी लगाया प्रयागराज में। क्योंकि हर आदमी को डर रहता है कि पता नहीं कब पाप कर दिए हैं, या अब पाप कर दिए तो उसके चलते कहीं नरक में चले जाएं। इसलिए अच्छा है अपना जाकर के डुबकी लगा लो प्रयागराज में। तो इस तरह से दे कैरीड गुड्स, ये जो ट्रेवलर्स हैं, तो अपने साथ जब चलते हैं तो कई चीजों को कैरी करते हैं। जैसे सामान कैरी करते हैं, गुड्स ट्रेड के लिए, या ऐसे भी गए तो मनी, अपने मनी को भी कैरी करते हैं। वैल्यूज को, जो वैल्यूज है, सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, जो आपका सामाजिक नैतिक रीति रिवाज है, जो समाज में आपको पढ़ाया गया है बड़े बुजुर्गों के द्वारा, जो टीचर के द्वारा, जो माता पिता के द्वारा समाज में पढ़ाया गया है आपको, इसी को कहा जाता है वैल्यूज। तो आदमी जब जाता है तो वैल्यूज भी लेकर के साथ में जाता है। स्किल यानी नॉलेज, आइडियाज, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिजीजेस, और यहां तक कि जो है जर्म्स भी लेकर के जाता है। जिसको जो रोग है तो वो जाएगा एक देश से दूसरे देश, तो उसके साथ रोग भी तो चला जाएगा। और अगर वो कॉन्टेजियस डिजीज है, छूत वाला रोग है, तो फिर तो वो फैलेगा ना। आप लोगों ने हाल ही में देखा था, कोरोना फैल गया था पूरा दुनिया में। कैसे फैला? कहा जाता है कि चीन में किसी को हुआ और वहां फैलते गया, और वहां से लोग जहां जहां जाते गए वहां वहां कोरोना फैलता गया। तो इस तरह से ग्लोबल इंटरकनेक्शन लोगों की
प्रकृति रही है, लोग एक जगह पर सिमट करके रहना नहीं चाहते हैं। यह आदमी का जन्मजात नेचर है कि एक जगह पर सिमट करके नहीं रहना चाहता है। यह नहीं कि आप एक बच्चा जो जन्म लेता है 6 महीना का हो जाता है वो बच्चा, आप उसको देखिए, अगर आप उसको घुमाने के लिए बाहर लेकर के जाइएगा तो सबको छोड़ करके वो आप ही को पकड़ेगा। गौर किए बात को, वो बाहर हमेशा घूमने के लिए चाहेगा। तो ये आदमी का जीन में मौजूद है, ये जेनेटिक नेचर है कि आदमी घूमना चाहता है, देखना चाहता है, बाहर के माहौल को जानना चाहता है। तो एज अर्ली एज 3000 BC एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड द इंडस वैली। यहां पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में भी इंडिया का फॉरेन कंट्री से, मेसोपोटामिया से, जिसको आज इराक कहते हैं, मेसोपोटामिया से ट्रेड रिलेशनशिप था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल में, जो इंडिया का सबसे पहला यानी प्राइमरी सिविलाइजेशन कहा जाता था, आज से जो है 4000-5000 वर्ष पहले की कहानी है। उस समय भी फॉरेन ट्रेड करते थे। आप गेस कीजिए कि उस समय सही से नाव भी नहीं उपलब्ध था लोगों के पास, लकड़ी को सिर्फ काट करके और लोग उसको नाव की तरह तैराते थे। राफ्ट बना करके लोग पानी में तैराते थे, उसके ऊपर चढ़ करके जाते थे। इतना खतरा था और तब भी लोग ट्रैवलिंग करते थे। अब देखिए, कहता है हजारों वर्षों पहले से आपको सी सेल यानी समुद्र पाया जाने वाला कौड़ी, जिसको एक करेंसी के रूप में यूज किया जाता था, तो मालदीव से चला। सबसे पहले मालदीव में कौड़ी का इस्तेमाल किया जाता था और वो चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक चला गया और अन्य देशों में भी गया। कौड़ी करेंसी के रूप में इस्तेमाल होता था, कौड़ी का करेंसी के रूप में। एक मिनट, आप लोग आज के समय में भी किसी को बोलते हुए सुने होंगे कि तुमको एक फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। सुने ना बात को? एक मिनट, ये कौड़ी कहां से आ गया? फूटी हुई कौड़ी। भले अगर कहता कि फटा हुआ रुपया भी नहीं देंगे तो समझ में आती बात कि फटा रुपया के बारे में कह रहा है। यहां तो कह रहा है फूटी हुई कौड़ी भी नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5000 वर्ष पहले से मनुष्य जो कौड़ी का इस्तेमाल कर रहा था करेंसी के रूप में, उसकी चर्चा यहां की जा रही है। तो लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग जर्म्स बी ट्रेस्ड एज फार बैक एज द 7th century। और इस तरह से जर्म्स, डिजीज इत्यादि भी ग्लोबल इंटरकनेक्शन के चलते संसार के विभिन्न देशों में फैल गया। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक है सिल्क रूट। सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आता है आपको बोर्ड एग्जाम में कि सिल्क रूट का प्रारंभ होता था चाइना से और यह सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप और अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका तक यह जाता था। सिल्क रूट का कई ब्रांचेज था और यह संसार के कई देशों को जोड़ने का काम करता था। सिल्क रूट न सिर्फ लैंड पर था बल्कि कई सिल्क रूट सी रास्ते से भी जाता था। अब आप कहिएगा कि इस रूट का, इस रास्ते का नाम सिल्क रूट क्यों था? क्या सिर्फ सिल्क यानी रेशम का सिर्फ व्यापार होता था इस रास्ते से? तो नहीं, इस रूट से कई चीजों का व्यापार होता था। कागज का, चीनी का, सिल्क का या प्रेशियस स्टोन का, गन पाउडर का, कई प्रकार की चीजों का ट्रेड होता था। टेक्सटाइल
यानी कपड़े का, पॉटरी मिट्टी के बर्तन का, पोर्सिलेन यानी चीनी मिट्टी के बर्तन का, कई प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता था इस रूट से। लेकिन इस रूट का नाम सिल्क रूट काहे पड़ गया? क्योंकि इसमें सबसे मेन आइटम था सिल्क यानी रेशम। सिल्क का मुख्य रूप से व्यापार होता था इस रूट से, इसलिए इस रूट को सिल्क रूट के नाम से जाना गया। यह सिल्क रूट एक इंटरनेशनल रूट था जो चाइना से प्रारंभ होता था, नॉर्थ अफ्रीका तक जाता था, संसार के कई देशों को इंटरकनेक्ट करता था। लैंड रूट से मेनली जाता था, लेकिन सी रूट से भी जाता था, यानी इसके रास्ते में सी भी पड़ता था, तो सी को भी पार करके क्रॉस करता था। और इस तरह से सिल्क रूट के माध्यम से एंशिएंट टाइम में और मेडावल टाइम में जो एक वाइब्रेंट ट्रेड का प्रचलन था, काफी गतिशील डायनेमिक ट्रेड होता था पूरे संसार भर में, ग्लोबल लेवल पर सिल्क रूट से यह ट्रेड होता था। तो इस तरह से सिल्क रूट ग्लोबल इंटरकनेक्शन के लिए, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। द नेम सिल्क रूट पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट। तो चूंकि मुख्य रूप से चाइना का सिल्क वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा सिल्क रूट। ऐसे इसमें सिर्फ सिल्क नहीं बल्कि और कई प्रकार के आइटम्स का ट्रेड होता था। तो ओवरलैंड बाय सी नीटिंग टुगेदर वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया एंड लिंकिंग एशिया विथ यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। ये क्रिश्चियन एरा से पहले का रूट था, यानी एंशिएंट टाइम में, राइट फ्रॉम ह्यूमन बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही सिल्क रूट का प्रचलन था। और यह लगभग 15th सेंचुरी तक फला फूला। यह सिल्क रूट 15th सेंचुरी तक चला। इसके अतिरिक्त चाइनीज पॉटरी यानी चीन के मिट्टी के बर्तन, वो भी सिल्क रूट से ट्रैवल किए जाते थे। टेक्सटाइल, कपड़ा एक सबसे बड़ा ट्रेड आइटम था। देखिए, पहले के लोगों को इंटरनेट नहीं चाहिए था, मोबाइल फोन नहीं चाहिए था, गॉगल्स नहीं चाहिए था, जूता नहीं चाहिए था, लेकिन कपड़ा, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट था। तो कपड़ा तो हर एक आदमी खरीदता था। इस कारण से क्लॉथ ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट आइटम था। कपड़े का व्यापार काफी अधिक होता था। तो इस तरह से सिल्क रूट से टी का व्यापार, सिल्क का व्यापार, अदर टेक्सटाइल का व्यापार, गोल्ड का, सिल्वर का, चीनी का, गन पाउडर का, कई चीजों का व्यापार होता था। लेकिन चूंकि सिल्क इसमें सबसे मेन आइटम था, इसलिए इस रूट को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, ट्रेड एंड कल्चर ये दोनों साथ साथ चलता था। व्यापारी जब जाते थे एक देश से दूसरे देश में, तो उनके साथ साथ पृष्ठ भी चले जाते थे। जहां पर धन रहेगा तो वहां पर धर्म प्रचारक भी चले जाते थे ऑटोमेटिक। तो व्यापारियों के पीछे से धर्म प्रचारक भी चले जाते थे। और इस तरह से न सिर्फ ट्रेड का प्रचार प्रसार हुआ प्राचीन काल से, बल्कि धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ एंशिएंट टाइम से। और इसका सबूत है कि एंशिएंट टाइम में ही क्रिश्चियन मिशनरीज का भारत में आगमन हो गया। भारत में जो केरला वगैरह में आप देखते हैं क्रिश्चियनिटी इतना प्रचलित है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि एंशिएंट टाइम्स में ही क्रिश्चियन लोग ट्रेड के सिलसिले में आ गए थे साउथ इंडिया।
केरला कोस्टल एरिया है और केरला में मसालों का उत्पादन काफी अधिक होता है। वेस्टर्न कंट्री के लोगों को मसाला चाहिए था खाने के लिए, मसाला, इसलिए साउथ इंडिया से उनका ज्यादा लगाव था। और साउथ इंडिया में आया तो अपना धर्म क्रिश्चियनिटी भी लेकर के आ गया। जानते हैं कि यूरोप में क्रिश्चियनिटी है, तो क्रिश्चियनिटी को भी लेकर के आया। मेडावल टाइम में एक नया धर्म का उदय हुआ, इस्लाम। तो व्यापारी जब आए अरेबियन कंट्रीज से, वेस्ट एशिया से, तो उनके साथ साथ मुस्लिम धर्म प्रचारक भी आ गए। और नतीजा हुआ क्या, जो देख रहे हैं ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया में जो इतना 21 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम देख रहे हैं, इसी का परिणाम है। वरना इस रीजन में तो सब कोई सिर्फ हिंदू था, यहां इस्लाम वगैरह नाम का तो कोई चीज ही नहीं था, बल्कि वेस्ट एशिया में भी नहीं था। अरे इस्लाम के प्रवर्तक प्रॉफेट मोहम्मद का जन्म 570 एडी में हुआ था, 570 ईस्वी, यानी 570 ईस्वी से पहले तो इस्लाम भी नहीं था। धर्म के क्षेत्र में इस्लाम एक नया प्रयोग था, लेकिन ग्लोबल इंटरकनेक्शन के चलते इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। आज संसार के किसी भी क्षेत्र में आप जाइएगा, हर जगह आपको इस्लाम मिलेगा। इसके अतिरिक्त बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार इंडिया से हुआ, और इंडिया से बुद्धिज्म फैल करके आज चाइना, तो वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, ये सब बुद्धिस्ट कंट्री है ना जी, ये सब बुद्धिस्ट कंट्री है। लेकिन इसका शुरुआत कहां हुआ, इंडिया। और इंडिया से धर्म प्रचारक लोग जाकर के इन सभी देशों में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया। इंडिया में फिर बाद में ब्राह्मणिकल धर्म, यानी जिसको हिंदू धर्म कहते हैं या सनातन जो कहिए, तो बाद में ये फिर से रिवाइव किया इंडिया में। लेकिन इन देशों में जहां पर हिंदू लोग बुद्धिस्ट हो गए थे, बुद्धिज्म को अपना लिए थे, वहां पर ब्राह्मणिकल फोर्सेज यानी हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले जो लोग थे उतना शक्तिशाली नहीं थे। नतीजा हुआ कि चाइना, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ये सब फिर से उतने तादाद में हिंदू नहीं बन सके जैसे इंडिया में बन गया। तो इस तरह से धर्म प्रचारक लोगों के कारण से धर्म का भी प्रचार प्रसार होता था, और इससे भी दुनिया ग्लोबल होती थी, यानी मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल में यह भी हेल्प करता था। अब फूड का ट्रैवलिंग, तो मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल यानी दुनिया कैसे ग्लोबल, दुनिया इंटरकनेक्टेड होती थी, वर्ल्ड कैसे ग्लोबली इंटरकनेक्टेड होता रहा है, तो इसका एक प्रमुख सोर्स है फूड मटेरियल्स। जैसे चाउमीन, जिसको इंडिया में चाउमीन कहा जाता है, नूडल्स इसको कहा जाता है बहुत सारे देशों में, चाइना में भी कहा जाता है, नूडल्स भी कहा जाता है। यूरोपियन कंट्रीज में गया तो ये बन गया स्पाघेटी, जगह जगह नाम बदल गया। लेकिन इसका प्रारंभ कहां से हुआ, चाइना से, और चाइना से फैल करके ग्लोबल इंटरकनेक्शन के अंतर्गत सिर्फ ट्रेड का इंटरकनेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, बल्कि फूड मटेरियल्स का भी ट्रांजैक्शन हुआ। जैसे इसका सीधा एग्जांपल है चाउमीन, जिसको चाइना में नूडल्स, यूरोप में स्पाघेटी इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त पोटैटो, आलू की जानकारी लोगों को नहीं थी, लेकिन एक बार जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 में कोलंबस चाहता था इंडिया की खोज करना, और खोज लिया अमेरिका को। तो इसके बाद अमेरिका में पाया जाने वाला कई फूड आइटम्स, जिसकी 1500 ईस्वी से पूर्व हम लोग को जानकारी नहीं थी, वो पूरे दुनिया में फैल गया।
तो मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड सच एज पोटैटो, आलू, आज से ज्यादा नहीं 500 550 वर्ष पहले अगर चले जाइएगा तो हमारे पूर्वज नहीं जानते थे कि आलू क्या होता है, ग्राउंड नट यानी मूंगफली क्या होता है, मेज यानी मकई क्या होता है, टोमेटो टमाटर, चिल्ली यानी मिर्चाई क्या होता है, ये सब नहीं जानते थे, स्वीट पोटैटो। तो ये सब चीज कैसे जानकारी मिली? तो जानकारी तब मिली जब अमेरिका की खोज हुई। क्रिस्टोफर कोलंबस चाहता था इंडिया तक पहुंचना, एक नया सी रूट खोजना चाहता था, लेकिन कोलंबस समुद्र में तूफान आने के चलते चला गया ईस्टवार्ड आने के बजाय चल गया वेस्टवार्ड, और एक लैंडमार्क से टकराया कोलंबस का जहाज। उस लैंडमार्क को उसने इंडिया कह दिया था। उसी लैंडमार्क को उसने कहा इंडिया, कि हम इंडिया तक पहुंच गए, इंडिया को खोज लिए। ये यूरोप के लोग इंडिया को क्यों खोजना चाहते थे? क्योंकि इंडिया उस समय सोने की चिड़िया थी। इंडिया में बहुत अधिक मसाला होता था। यूरोप के लोगों को जब एक बार मसाला का स्वाद लग गया तब बिना मसाला के खाना नहीं अच्छा लगता था, तो इंडिया तक आना चाहते थे। इंडिया और इंडोनेशिया उस समय मसालों का मेन एक्सपोर्टर था। और कॉटन टेक्सटाइल, भारत में बहुत अच्छा महीन टाइप का कपड़ा बनता था, बहुत फैशनेबल रहता था, जिसको अमीर लोग पहनते थे। तो ये सब चीज के लिए यूरोप के लोगों को जरूरत थी इंडिया की, और इंडिया तक यूरोप से पहुंचने का रास्ता ब्लॉक हो गया था, क्योंकि 1453, गौर कीजिए, 1453 में एक प्रमुख घटना घटित हुई थी। इसको कहता है हिस्ट्री में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, हिंदी में कहता है कुस्तुनतुनिया का पतन। हिंदी में इस शहर को कहता है, इस जगह को कुस्तुनतुनिया, इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल। इस घटना को कहता है हिस्ट्री में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कुस्तुनतुनिया का पतन। क्या हुआ? तो टर्की का यह बंदरगाह शहर था कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल, इसके ऊपर सल्जूक जाति के तुर्क मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। तो अब तक यूरोप से देश से लोग आते थे इंडिया और इंडोनेशिया तक, तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल के रास्ते से आते थे। जब सल्जूक तुर्कों का कब्जा हो गया, जो मुसलमान थे, तो उन्होंने यूरोप के ईसाइयों को आने से रोक दिया, ब्लॉक कर दिया रास्ता। अब यूरोप के लोगों को कहा कि तुमको जो खरीदना है हमसे खरीदो, हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। तो व्यापार कॉस्टली हो जाएगा ना, अरबियन लोग खरीदेगा इंडिया से, अरबियन लोग बेचेगा यूरोप को, महंगा होगा ना। इसलिए यूरोप के लोगों के लिए जीवन मरण का प्रश्न था कि इंडिया को खोजो, इंडिया तक पहुंचने का एक नया रास्ता खोजो, और समुद्र से खोजो। और इस क्रम में जैसा कि आपको बतलाया, 1492 में कोलंबस का जहाज एक लैंडमार्क से, एक भूखंड से टकराया, जिसको उसने कह दिया कि ये इंडिया है। तो बाद में लोगों ने कहा कि ये इंडिया है, तो उसका अन्य लोग गए और रिसर्च किया कि भाई ये इंडिया तो नहीं है, इंडिया से तो कुछ मिलता जुलता नहीं है, कहा ये इंडिया नहीं है। तो कोलंबस जो जीवन भर अड़ा हुआ रहा इस बात पर कि इंडिया है, इंडिया है, मैंने इंडिया को खोज लिया। सब कहा कि नहीं, तुम इंडिया नहीं खोजे हो, तुम एक नया दुनिया खोज लियो। उसका नाम दे दिया न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड, कहा कि तुमने न्यू वर्ल्ड को खोजा है, नई दुनिया को खोजा है, एक ऐसी दुनिया को खोजा है जिसकी कोई जानकारी ही किसी को नहीं थी। और तब एक इटली का नाविक अमेरिगो वेस्पुसी, इटली का नाविक अमेरिगो वेस्पुसी जब वहां पहुंचा तो उसने अपने नाम पर उस लैंडमार्क का नाम रख दिया अमेरिका। उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। उसने अपने नाम पर उस न्यू वर्ल्ड यानी नई दुनिया का नाम कर दिया अमेरिका, जिसको आप आज अमेरिका कहते हैं। तो इस तरह से अमेरिका की खोज के पहले हम लोग नहीं जानते थे कि आलू क्या है, हमारे पूर्वज नहीं जानते थे।
मकई क्या है, ग्राउंड नट क्या है, सोयाबीन क्या है, टमाटर क्या होता है, चिल्ली क्या होता है, ये सब चीज नहीं जानते थे। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, तो ये सब चीज नहीं जानते थे। साउथ अमेरिका ये सब का और नॉर्थ अमेरिका ये सब का मेन सोर्स था। जब अमेरिका की खोज हुई तब इसका प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में हुआ। सबसे पहले दीज फूड्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप, और तब एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वास्ट कंटिनेंट दैट वुड लेटर बिकम नोन एज अमेरिकाज। तो ये डिस्कवरी जो है, आपको इसके ऊपर कभी कभी तो ऐसा हुआ कि लोग डिस्कवर्ड चीजों के ऊपर इतना बेस्ड हो गए कि उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न हो गया। मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स द रेड इंडियंस। अमेरिका में भी एक ट्राइबल टाइप का एक जाति, आदिवासी टाइप का रहता था, उसको नाम दे दिया लोगों ने रेड इंडियन। रेड इंडियन सुनने का मतलब यह मत समझना कि इंडिया का आदमी, वो अमेरिका के आदिवासियों को नाम दे दिया गया रेड इंडियन। यही अमेरिका का मूल निवासी है। जैसा कि आपको बतलाया कि फूड आइटम्स की न सिर्फ खोज होती थी, बल्कि नए नए फूड आइटम्स जो है गरीब लोगों के पेट भरने, जिंदा रहने, अधिक दिनों तक जीने का सहारा बनने लगा। जिन लोगों को खाना नहीं मिलता था, भूखे मर जाते थे, अब ये आलू जो था, आलू की खोज होने के बाद अब भर पेट आलू खा सकता था गरीब लोग। आलू उपजाना शुरू कर दिया और भर पेट आलू खाना शुरू कर दिया। आलू अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। बहुत लोग आज भी आप लोग देखे होंगे कि घड़ा में आलू को पकाता है और नमक के साथ खाता है। तो जब आलू है तो आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है, चावल और दाल या कोई चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आलू ही काफी है। आयरलैंड के लोग इसका एग्जाम्पल हैं। आयरलैंड के लोग जब आलू की खोज हुई तो आलू के बिना उनका तो जीवन ही नहीं कटता था, हमेशा आलू खा करके ही रहते थे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जब एक बार आलू की फसल बर्बाद हो गई, जब एक बार आयरलैंड में आलू की फसल बर्बाद हो गई, तो कितना लोग जो है, हजारों लोग भूखे मर गए। समझ रहे बात को? वो सिर्फ आलू खाते थे, आलू के अलावा कुछ नहीं खाते थे। और आलू का फसल को पाला लग गया, पाला लग गया यानी ज्यादा ठंड कर गया, ज्यादा ठंड के चलते आलू का फसल नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो खाते क्या, अब भूखे मर गए, हजारों लोग भूखे मर गए। तो न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। यूरोप्स पुअर बिगैन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। आयरलैंड इसका एग्जांपल है। आयरलैंड पुअरेस्ट peasants became so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in mid 1840s, ये कहानी 1840s का है। मिड 1840s में जब डिजीज के चलते आलू की फसल बर्बाद हो गई तो सैकड़ों लोग भूखे मर गए आयरलैंड में। अब ग्लोबल इंटरकनेक्शन का एक स्वरूप है कॉन्क्वेस्ट, विक्ट्री, और डिजीज यानी रोग बीमारी। रोग बीमारी भी ग्लोबल इंटरकनेक्शन का काम करता है, बल्कि यूं कहिए कि आदमी से ज्यादा तेजी से रोग बीमारी ही फैलता है। आप लोग खुद इस चीज को महसूस कर चुके हैं कि कोरोना का प्रारंभ चीन में हुआ और कैसे वो तेजी से फैल गया पूरे दुनिया में। पूरी दुनिया में फैल गया कोरोना, यानी आदमी के मूवमेंट से ज्यादा तेजी से फैलता है रोग बीमारी, जर्म्स, पैथोजेंस। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन द
16th century, after European sailors found a sea route to Asia and successfully crossed Western Ocean to America. So for centuries before, Indian Ocean had known a bustling trade. तो सी रूट की खोज हुई, भारत की खोज हुई, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं वास्को डी गामा के द्वारा। किस ईयर में? व्हेन वाज इंडिया डिस्कवर्ड? कब? विच ईयर? 1498। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की। यानी इंडिया की खोज की का मतलब हुआ इंडिया तक पहुंचने के सी रूट की खोज की। लेकिन वास्को डी गामा के भारत आने 1498 में आने से पहले भी भारत के साथ इंडियन ओशियन के रास्ते से काफी व्यापार होता था कई देशों का। अभी तो आपको हम एग्जांपल दे रहे थे, मेसोपोटामिया, जिसको आज इराक कहते हैं, मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पन कल्चर के लोगों का, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ट्रेड रिलेशनशिप था। इसका एविडेंस यानी सबूत मिलता है। तो बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट। जैसा कि आपको बतलाया, अमेरिका को नई दुनिया कहा गया, न्यू वर्ल्ड। यानी अमेरिका के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, दुनिया से वो पूरी तरह से कटा हुआ था। कोलंबस के अमेरिका को खोजने से पहले ना अमेरिका के लोग दुनिया को जानते थे, ना दुनिया के लोग अमेरिका को जानते थे। लेकिन एक बार अमेरिका की खोज हुई तो क्या पता चला कि काफी तादाद में लैंड वहां है और एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटी है, खेत बनाया जा सकता है वहां, और मिनरल्स, सोना चांदी हीरा जवाहरात कोयला पेट्रोल सब कुछ अमेरिका में काफी तादाद में है। यानी अमेरिका नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेज से पूरी तरह से भरा पड़ा है, ये पता चला। और अब इसका परिणाम क्या हुआ कि लोग धड़ाधड़ जाने लगे, पूरे संसार भर से लोग अमेरिका जाने लगे, अमेरिका जाकर के बसने लगे, जाने लगे ना। अभी भी आप देखते हैं कि लोग अमेरिका जाना चाहता है, किसी भी प्रकार से अमेरिका जाना चाहता है। अमेरिका सबसे धनी देश है, इसलिए अमेरिका जाना चाहता है और वहां अधिक पैसा कमाना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेज से पूरा भरा पड़ा हुआ देश है। अभी देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कर रहा है अमेरिका, और इंडिया के ऊपर जो है दबाव डाल रहा है, इंडिया से लड़ाई कर रहा है अमेरिका कि तुम रूस से काहे तेल खरीदते हो, हमसे खरीदो। तो अमेरिका का जो तेल है वो काफी महंगा है और रूस इंडिया को काफी सस्ता तेल देता है। अब बतलाइए कि किससे खरीदेगा? खरीदेगा ना। अरे तुम एक ही चीज मार्केट में जाओ खरीदने के लिए, एक दुकानदार तुमको काफी महंगा दे और दूसरा दुकानदार तुमको काफी सस्ता दे, जो इंटरनेशनल मार्केट का रेट है उससे भी और सस्ता करके दे कि तुम तो हमारे दोस्त हो, तुमको और सस्ता में दे रहे हैं, ताकि तुम किसके सामान खरीदोगे। तो यही परिणाम है कि इंडिया रूस से तेल खरीदता है और अमेरिका कहता है कि हम तुमको बता देंगे, तो रूस से तेल खरीदोगे, सिर्फ अमेरिका से तेल खरीदो। इंडिया कहता है कि अमेरिका से भी खरीद रहे हैं और बहुत सारा देश से खरीद रहे हैं, लेकिन रूस से हमारा जो है वो रिलेशनशिप नहीं खत्म होगा। तो इस तरह से जब लोगों को पता चला कि अमेरिका नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेज से पूरा भरा पड़ा है, तो लोग धड़फड़ी में अमेरिका जाने लगे। तो प्रेशियस मेटल्स, पार्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मैक्सिको also enhanced Europe's wealth and finance.
इट्स ट्रेड विथ एशिया। जब यूरोप के लोगों को अमेरिका में, अमेरिका जब कह रहे हैं तो इसका मतलब हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड इतना को सबको शामिल कर रहे हैं। यहां पर मेरा अमेरिका कहने का मतलब सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम का कंट्री नहीं है। अमेरिका कह रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड्स, जिसको वेस्ट इंडीज कहते हैं, ये सबको शामिल कर रहे हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है अमेरिकाज, प्लुरल एस लगता है, अमेरिकाज। आमतौर पर लोग अमेरिका शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक देश के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। लेकिन हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं अमेरिकाज का। इसमें नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, साउथ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड्स यानी वेस्ट इंडीज, ये सब शामिल था। तो यूरोप के लोग अमेरिका में जाकर के काफी धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी इत्यादि लूटा, और इसी का परिणाम था इस पैसे से एशिया और अफ्रीका में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। मेनी एक्सपेडिशंस सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोरेडो, द फेवर्ड सिटी ऑफ गोल्ड। कई यूरोप के नाविक जो है सी वॉयजेज को लेकर के सामुद्रिक अभियानों पर गए खोजने के लिए एल डोरेडो। एल डोरेडो साउथ अमेरिका का वो जगह जहां की सोना पाया जाता था। तो सोने की तलाश में लोग एल डोरेडो जाते थे। जैसे आपको बतला रहे थे कि मसालों की खोज में लोग यूरोप से आते थे, कहां? इंडिया, इंडोनेशिया। इंडिया खोजना चाहते थे मसालों के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए। वैसे ही सोना के लिए एल डोरेडो खोजने के लिए यूरोप के लोग जाते थे सी वॉयजेज पर। पोर्तुगल और स्पेन इस समय का सुपर पावर था। दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंट्री जो है वो एक ही नहीं रहता है, बदलता रहता है। तो एक समय पोर्तुगल और स्पेन दुनिया का सुपर पावर था। तो पोर्तुगीज एंड स्पेनिश कंक्वेस्ट एंड कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वाज डिसाइसिवली अंडरवे बाय द मिड 16th सेंचुरी। तो यूरोप के लोग धन दौलत के लिए, सोना चांदी के लिए, हीरे जवाहरात के लिए यूरोप आते थे। लेकिन यूरोप आते थे तो यूरोप पर कब्जा कर लेते थे। यूरोपियन लोगों का ये नेचर है कि वो जहां जाते वहां कब्जा कर लेते हैं। एशिया के देशों में आए, एशिया के देशों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका के देशों में गए यूरोप के लोग सोना चांदी के लिए, और अमेरिका के देशों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका भी गुलाम था ना यूरोप का, यूरोप के विभिन्न देशों का गुलाम था। ये देश कौन कौन थे जिसने अमेरिका के विभिन्न देशों को जीता था? ये थे पोर्तुगल, स्पेन, हॉलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि। यूरोपियन कंक्वेस्ट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। तो कहता है कि यूरोप के लोग जहां जाते थे तो वहां, आपको अभी बतला रहे थे, वहां पर शासन स्थापित कर लेते थे। इंडिया में आई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया पर कब्जा कर लिया। श्रीलंका में गया, वहां कब्जा कर लिया। मलेशिया में गया, वहां कब्जा कर लिया। लेकिन कब्जा करने का जो कार्य है यूरोपियों का, यह सिर्फ फायर पावर से नहीं होता था, बंदूक और राइफल से नहीं होता था। इसका एक और सोर्स था, और वो था रोग बीमारी, जर्म्स। यानी एक देश का आदमी जब गया दूसरे देश में तो अपने साथ जर्म्स भी लेकर के गया, और इससे पहले कि वो लड़ाई करके हराएगा, जर्म्स जो है दूसरे को मार डालेगा। एक मिनट, जैसे यूरोप में, स्पेन वगैरह में स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था, तो स्मॉल पॉक्स का सामना स्पेन के लोग कर लिए थे। तो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का सामना
यूरोप के लोग किए हुए थे। तब उन लोगों में तो इम्यूनिटी आ गया था। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है, ये मास इम्यूनिटी के बाद ये खत्म होता है। जैसे 1 मिनट, आपने देखा कोरोना आया, एक कॉन्टेजियस डिजीज था, वायरल डिजीज था कोरोना। ये खत्म कैसे हुआ? कोरोना कैसे खत्म हो गया? कोरोना खत्म होने का 2 कारण था। एक तो वैक्सीन था, वैक्सीन के चलते मास इम्यूनिटी क्रिएट कर दिया गया, और दूसरा था इतना आदमी को कोरोना हुआ कि कोरोना के प्रति वो इम्यून हो गया। जैसे कोरोना एक ऐसा बीमारी था जो लाखों करोड़ों आदमियों को हुआ और उसको मालूम भी नहीं था। उसको लगा कि सर्दी खांसी हुआ, बुखार हुआ, मालूम नहीं कि कोरोना हुआ है, अब कोरोना हुआ और वो ठीक हो गया। तो जो आदमी ठीक हो गया वो इम्यून हो गया कोरोना के प्रति, उसमें रेजिस्टेंस पावर कोरोना के खिलाफ डेवलप हो गया। अब दोबारा उस आदमी को कोरोना नहीं होगा। इसी थ्योरी पर जो है वैक्सीन का भी निर्माण किया गया। तो वैक्सीन के माध्यम से कोरोना का ही डेड या वीक पैथोजेंस इंटर कराया जाता है बॉडी में। कोरोना का जो है पैथोजन यानी माइक्रोब यानी जीवाणु जो है वो इंजेक्शन के माध्यम से वैक्सीन में प्रवेश कराया जाता है बॉडी में, और वो जब जाता है तो वो कमजोर रहता है, वीक रहता है, मरा हुआ रहता है पैथोजन, और वो जब जाता है तो बॉडी में WBC जो है यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ये जो है उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रोगों से लड़ता है। तो कोरोना का जो वैक्सीन के माध्यम से आप लिए हैं इंजेक्शन, उसमें तो डेड या वीक पैथोजन रहता है, और एंटीबॉडी जब जाता है तो उसको मार डालता है, और फिर वो एंटीबॉडी खत्म नहीं होता है, वो बॉडी में घूमते रहता है। वो हर समय घूमते रहता है इस तलाश में कि कहीं फिर से कोरोना नहीं अटैक कर दे। अगर फिर से अटैक करेगा तो उसके लिए वो पहले से तैयार होकर के बॉडी में खून के साथ घूम रहा है कि अगर फिर अटैक करेगा तो मारेंगे उसको। यही है आपको इम्यूनिटी। जब पूरे सोसाइटी में ये इम्यूनिटी फैल जाती है तो इसको कहा जाता है हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी, और हार्ड इम्यूनिटी का मतलब अब किसी को नहीं होगा। जैसे इंडिया में अभी हार्ड इम्यूनिटी है, अब किसी को कोरोना नहीं होता है, क्योंकि सब कोरोना से या तो वैक्सीन लेकर के या कोरोना रोग के चलते इम्यून हो गया। आप कहिए कि ये कोरोना आप काहे पढ़ाने लगे, इसका तात्पर्य है कि देखिए स्मॉल पॉक्स स्पेन में फैला हुआ था यानी चेचक। चेचक के लोग उसका सामना कर लिए, जिसको मरना था मर गया, जिसको बचना था बच गया। तो अब तो स्पेन के लोग चेचक से इम्यून हो गए, और जब उन्होंने साउथ अमेरिका पर अटैक किया तो साउथ अमेरिका के लोग तो चेचक के कांटेक्ट में थे नहीं, समझ रहे बात को। तो साउथ अमेरिका में चेचक स्मॉल पॉक्स काफी तेजी से फैल गया, और चेचक जानते हैं कि एक बहुत जानलेवा बीमारी है। तो जब फैल गया साउथ अमेरिका में, तब रोग से ही मर जाएगा। अब तो उसको तलवार से कत्ल करने की आवश्यकता ही नहीं बची है। अरे जो खुद रोग से मर रहा है, चेचक से मर रहा है, तो उसको तलवार से मारने की अब क्या जरूरत पड़ी। और इस तरह से कभी कभी ये ग्लोबलाइजेशन में जर्म्स ने भी रोल प्ले किया। Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by the mid-16th century. तो mid-16th century का ये कहानी है, यानी 1550 ईस्वी के आसपास की कहानी है। European conquest was not just a result of superior firepower. In fact, the most powerful weapon of the Spanish conquerors was not a conventional military weapon at all. It was the germs such as those of smallpox that they carried on their person.
Because their long isolation, America's original inhabitants had no immunity against these diseases that came from Europe. स्मॉल पॉक्स के जर्म से कोई इम्यूनिटी नहीं थी अमेरिका के लोगों में। और जब स्पेन के और पोर्तुगल के लोग गए अटैक करने के लिए, तो ये लोग इम्यून हो चुके थे, तो इन लोग को चेचक से कुछ नहीं हुआ, और इन लोग को जो चेचक था उससे अमेरिका का आदमी मर गया। Guns could be bought or captured and turned against the invaders. तो कहता है कि अगर बंदूक है, सोल्जर्स है, तो वो किसी आक्रमण करने वाली सेना का मुकाबला तो कर सकता है। सेना का मुकाबला तलवार से, बंदूक से किया जा सकता है, लेकिन पैथोजेंस का मुकाबला किया जा सकता है सेना से। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म का सामना तो नहीं किया जा सकता है। और इस तरह से स्पेन और पोर्तुगल के लोगों ने जब अमेरिका के ऊपर अटैक किया, तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि तलवार चलाने की आवश्यकता ही नहीं रही। साउथ अमेरिका के लोग रोग से ही मर गए। तो ग्लोबल इंटरकनेक्शन का कार्य जहां तक सवाल है, तो इसमें जितना कंट्रीब्यूशन ट्रेड का था, जितना कंट्रीब्यूशन रिलीजन का था, कल्चर का था, उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जर्म्स का था, डिजीज का था। Until 19th century, poverty and hunger were common in Europe. Cities were crowded and deadly diseases were widespread. Religious conflicts were common and religious dissenters were persecuted. Thousands therefore fled Europe for America. तो अब देखिए 16th सेंचुरी तक यूरोप के लोग काफी गरीब थे। वहां धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे थे। यूरोप में मुख्य रूप से क्रिश्चियनिटी का प्रचलन है, लेकिन क्रिश्चियनिटी का भी कई सेक्ट है, कई संप्रदाय है। एक सेक्ट को कहा जाता है रोमन कैथोलिक्स, दूसरे को कहा जाता है प्रोटेस्टेंट, एक और है क्रिश्चियनिटी, उसको कहा जाता है प्यूरिटन, एक और है जिसका प्रचलन इंग्लैंड में, उसको कहा जाता है एंग्लिकन। तो क्रिश्चियन भी कई प्रकार के, कई सेक्ट में बटे हुए हैं। 16th सेंचुरी के आसपास यूरोप के लोग काफी गरीब थे। अभी आपने एग्जांपल पढ़ा कि आयरलैंड के लोग तब भरपेट खाने लगे जब आलू की खोज हुई। आलू की जब खोज हुई तो भरपेट खाते थे आयरलैंड के लोग। आलू ही खा करके जिंदा रहते थे, सिर्फ और सिर्फ आलू खाते थे। और इसका नतीजा हुआ कि एक साल आलू की फसल को जब पाला मार दिया, आलू की फसल बर्बाद हो गई, तो आयरलैंड में सैकड़ों आदमी मर गया भूख से। तो ठीक इसी प्रकार से यूरोप में गरीबी थी, इसके चलते अब जब अमेरिका की खोज हुई 1492 में, जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, और इसके बाद यूरोप से अब लोग गरीबी से तंग आकर के, भूखमरी से तंग आकर के लोग अमेरिका जाने लगे। कि एक बार कोई भी गरीब आदमी यूरोप का है, वो अमेरिका अगर चला जाएगा तो वहां उसको काफी जमीन मिल जाएगी खेती करने के लिए, और वहां सुखी से जीवन बसर कर सकता था। नतीजा हुआ कि यूरोप से गरीब लोग, लाचार लोग जाने लगे भाग करके अमेरिका। इसी समय यूरोप के देशों में, इसी समय यूरोप के देशों के शासकों ने क्या किया कि जो क्रिमिनल था, अपराधी था, उसको अमेरिका भेजना शुरू कर दिया। एक मिनट, आप लोग जानते हैं कि कोई आदमी क्राइम करता है तो उसको सजा मिलती है, कहां भेजा जाता है उसको? जेल। लेकिन नहीं,
16वीं सेंचुरी में यूरोप में क्या हुआ कि जो आदमी सजा याफ्ता होता था उसको अमेरिका भेज दिया जाता था। आपको अभी हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका आज जिसको कहते हैं आप, उसका आदमी उसका हिस्ट्री क्या है, उसके पूर्वज कौन थे, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। यूरोप में 16वीं सेंचुरी में काफी अधिक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होता था। रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, प्यूरिटन, एंग्लिकन सब आपस में लड़ते थे। जहां कैथोलिक मजबूत हुआ प्रोटेस्टेंटों को मारा, जहां प्रोटेस्टेंट मजबूत हुआ कैथोलिकों को मारा। तो जहां जो कमजोर होता था, जैसे कहीं कैथोलिक कमजोर है तो वो डर के मारे भाग जाता था अमेरिका, कहीं प्रोटेस्टेंट कमजोर है तो डर करके मारे भाग जाता था अमेरिका। इसलिए अमेरिका को कहा जाता है अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ फ्यूजिटिव्स, भगोड़ों का देश। अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ फ्यूजिटिव्स, यानी भगोड़ों का देश है। कुछ लोग अमेरिका को अपराधियों का देश भी कहते हैं, क्योंकि यूरोप में जिसको सजा मिलती थी उसको भेज दिया जाता था अमेरिका, तो अपराधियों का देश भी था। तो इस तरह से और गरीब लोग, गरीबों का देश भी, क्योंकि यूरोप में जो लोग गरीबी के शिकार थे, जो लोग वंचित थे, भूखे नंगे थे, किसी प्रकार अमेरिका चले गए और अमेरिका में जाकर के रहने लगे। ऐसे ही लोग आज अमेरिका के निवासी कहे जाते हैं, क्योंकि जो मूल निवासी था, जिसको रेड इंडियन आप अभी कह रहे थे, उसको तो ये लोग मार दिया। यूरोप के लोग गए तो उसको ये लोग मूल निवासियों को मार दिया। अभी ये स्थिति है कि रेड इंडियन को काफी सुरक्षा देकर के बचाया जा रहा है कि एक निशानी रह सके कि अमेरिका का मूल निवासी है ये। जैसे इंडिया में कैसे टाइगर को बचाया जाता है, रोक लगा हुआ है कि कोई टाइगर का शिकार नहीं कर सकता है, वैसे ही अमेरिका में रेड इंडियन को कोई भी नुकसान पहुंचाने पर बहुत कड़ा कानून है, उसको सुरक्षा किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, ये जानने के लिए लोगों के कि यही अमेरिका का मूल निवासी है। क्योंकि जिसको आप अमेरिकन कहते हैं, ये सब तो सब अपराधियों का संतान है, भगोड़ों का संतान है, और नहीं तो धार्मिक उत्पीड़न से जो लोग भागे उसका संतान है। चाइना एंड इंडिया वर एमंग वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज। इंडिया और चाइना इस समय आपको दुनिया के सबसे धनी देशों में थे। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन वर्ड। इंडिया वाज कॉल्ड अ गोल्डन वर्ड। पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का जीडीपी 20% था, 20% अकेले इंडिया प्रोड्यूस करता था। आप इससे समझ सकते हैं, इंडिया प्रेशियस स्टोन्स, स्पाइसेस यानी मसाला, कॉटन, टेक्सटाइल इत्यादि का एक्सपोर्ट करता था और पूरी दुनिया के लोग खरीदते थे। और चाइना का तो जान ही रहे हैं, चाइना भी धनी था, क्योंकि चाइना में सिल्क यानी रेशम का निर्माण होता था, कागज का, चीनी का, चाय, चीनी मिट्टी का बर्तन, सब कुछ चाइना से, या पॉटरीज मिट्टी का बर्तन, सब कुछ चाइना से एक्सपोर्ट होता था। फ्रॉम 15th century, China is said to have restricted overseas contacts and retreated into isolation. लेकिन कहा जाता है कि फ्रॉम 15th सेंचुरी से चाइना अलग थलग रहने लगा। 15th सेंचुरी तक ही सिल्क ट्रेड वाइब्रेंट रहा था, डायनेमिक रहा था। सिल्क ट्रेड, सिल्क रूट जो चाइना से लेकर के सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका का तक जाता था, तो 15th सेंचुरी तक सिल्क रूट रहा था। और चाइना भी 15th सेंचुरी तक पूरे वर्ल्ड से वेल कनेक्टेड था। उसके बाद ये अकेला अलग थलग रहने लगा। तो चाइना's reduced role and the rising importance of the Americas gradually moved the center of world trade westward. तो चाइना जब से साइलेंट हो गया और अमेरिका के बारे में लोगों को मालूम हुआ कि अमेरिका में काफी तादाद में नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज वगैरह है,
तब से दुनिया का ध्यान पश्चिम की तरफ चला गया, वेस्टवार्ड चला गया। वेस्टर्न कंट्री से लोग व्यापार करने लगे, अमेरिका से व्यापार करना लोग चाहने लगे। एंड दिस इज